नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी IQ सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण अध्ययन ईवीएस जो है पेडागोजी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये सभी क्वेश्चंस जो है यूपी टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी टेट देने जा रहे हैं जिसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है कि जनवरी में इसका एग्ज़ाम होगा, तो वो भी अगर यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी इन क्वेश्चंस को तैयार करते हुए चलिएगा। ठीक है, यूपी टेट में क्या होता है, थोड़ा सा फैक्ट्स बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, सीधा टू द पॉइंट ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे क्वेश्चंस को जो है खींचा नहीं जाता है। सीटेट में पेडागोजी के रूप में 15 क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का जो नेचर होता है वो थोड़ा सा 3-4 जो है लाइन का होता है। क्वेश्चन का मूल अर्थ तो छोटे से एक जो है पॉइंट पे ही टिका होता है ना। जैसे कि मैं अभी क्वेश्चंस के दौर पे मैं बताऊंगा कि यूपी टेट में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और सीटेट में इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे तरीके से कवर कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व भी करिएगा। ठीक है, और वीडियो के जो है नोट्स भी बनाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए रहता है ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से नए टॉपिक्स लेकर के आते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आइए पॉइंट्स, पहले क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावी युक्ति क्या है? ईवीएस के अंतर्गत अगर आप बच्चों को जो है पर्यावरण की प्रति जो है संवेदनशील बनाना चाहते हैं तो सबसे प्रभावी तकनीक क्या होगी? टीचर के द्वारा व्याख्याएं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। व्याख्याएं होती हैं वो बोरिंग होती हैं। कक्षा निर्देशन देना ये भी बिल्कुल भी नहीं आंसर होगा। पाठ्य पुस्तक का पठन ये भी नहीं होगा। आंसर बहुत ही सिंपल था, किस्से और कहानियाँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर जो है 2023-24 और ये निरंतर जो है इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है बच्चों के संबंध में। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। किस्से और कहानियाँ जो है बच्चों को जो है, एक तो पहली बात तो उस सब्जेक्ट से जोड़े रहती हैं जो कि ईवीएस है, और थोड़ा इंटरेस्ट रहता है। कहानियों के माध्यम से बच्चों के अंदर रुचि पैदा होती है ना, और सोचने और समझने की क्षमता भी जागृत होती है, क्योंकि कहानियाँ जो है बच्चों की हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग को बढ़ाती हैं, चिंतन और क्षमता को बढ़ाती है। और धीरे धीरे जब चिंतन बढ़ेगा तो बच्चे के अंदर जो है तार्किक क्षमता भी होने लगेगी। तर्क करने लग जाएगा, क्वेश्चंस करने लग जाएगा। इस तरीके से बच्चे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब बेहतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, मतलब सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसको सही देख लेते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देते हैं, या फिर पर्यावरण अध्ययन जो है वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देते हैं? तो देखिए परिभाषाएं जैसे लिखा है परिभाषाओं पर बल देते हैं, नियमों को याद करने पर बल देते हैं, रटने पर बल देते हैं। तुरंत काट दीजिए। अध्ययन की प्रकृति जो है एकीकृत है, या फिर पर्यावरण अध्ययन का जो है बाल केंद्रित अध्ययन है? तो यहाँ पे देखिए सेकंड का आंसर बहुत ही सिंपल भी था। यहाँ पे आंसर होगा पर्यावरण अध्ययन जो है बच्चों को जो है यहाँ पे नहीं नहीं देखना है ना। तो देखिए आंसर जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन की ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो ज्ञान की रचना में बच्चे की जो है सक्रिय भागीदारी का होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर बच्चे के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर जो है सिखाना, मतलब बच्चों को केवल क्लासरूम में ही नहीं जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित, उसको जो है पार्क में ले जाइए, पेड़ों के बारे में बताइए। पार्ट्स ऑफ द प्लांट जब टॉपिक पढ़ाइए तो पेड़ का जो है बाकायदा जो है उनको अवलोकन करना सिखाइए कि देखिए बाकायदा जो है पेड़ों को देखिए आप, और ये इसे कहते हैं रूट, इसे कहते हैं ब्रांचेस, इसे कहते हैं स्टेम, इसे कहते हैं फ्लावर, और इसे इस तरीके से बाकायदा जो है प्रैक्टिकली रूप में उनको दिखाइए। तो ये 4 दीवारी से बाहर जो है सिखाने की बात हो रही है। बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंध करना, जो भी बच्चे जानते हैं अपने घर से कुछ सीख करके आते हैं, अपने घर से कुछ सीख करके आते हैं, रोड में चलते हुए कुछ सीख के आते हैं, उसको हमें क्लासरूम में उसके ज्ञान का यूज़ करना है। ठीक है, जैसे एनिमल्स का प्रयोग कर, मान लीजिए आपने टॉपिक पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि आज का टॉपिक है पेट एनिमल्स, तो व्हाट आर पेट एनिमल्स? तो पेट एनिमल्स के बारे में बताइए कि भैया हमारे आसपास जो जानवर देखे जाते हैं वो कौन से पेट एनिमल होते हैं। जब आप घर से बाहर निकले थे तो आपको ये बताना है कि कौन सा आपने पेट एनिमल देखा था।
तो कोई कहेगा कुत्ता, तो कोई कहेगा गाय, तो कोई भैंस कहेगा, तो कोई मुर्गी कहेगा, कुछ अपने अपने हिसाब से बच्चे आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत आंसर है वो है बी, यहाँ पे गलत होगा, बाकी सभी सही है, तो ए सी डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और टीचरों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए, जब ईवीएस कोई पढ़ा रहा हो टीचर, तो बुकों के साथ साथ अन्य जो स्रोत होते हैं उनकी भी मदद लेनी चाहिए बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हुए। ईवीएस ही क्या, कि कोई भी टॉपिक हो, पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं कि किताब ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किताब के अलावा बहुत कुछ है जो आपके ज्ञान को, मनन को बढ़ा सकता है, आपके चेतना को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे जो आंसर है हमें यहाँ पे देखना है, तो चौथे का आंसर क्या होगा, तो पर्यावरण अध्ययन सीखने के पाठ्य पुस्तक और टीचर ही स्रोत नहीं है। यहाँ पे हमें पॉजिटिवली आंसर देखना है, प्रोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल हाँ, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहाँ पे ये पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति पर का अवसर देगा। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जानने का अवसर देता है। ये यहाँ पे जो है आंसर डी यहाँ पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है बाकी सभी चीज़ें जो है बच्चों को जो है ईवीएस के सेक्शन में जो है आपको जो है प्रोत्साहित करेगा। बाकी ये सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल को का विकास होगा, ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा सही। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो गया ए बी सी बिल्कुल सही होगा, बाकी जो है डी वाला पोर्शन गलत है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन में आकलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो याद रखना जो है ये नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछना आकलन के अंतर्गत आएगा। न्याय और समता के प्रति सरोकार सही है, और सही है आंसर यहाँ पे ए जो है गलत होगा। ठीक है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है। तो देखिए, रेटिंग स्केल में जो होता है, रेटिंग स्केल का मतलब होता है, रेटिंग स्केल्स क्या होता है कि इसका मूल उद्देश्य होता है मात्रात्मक और गुणात्मक जो है विशेषता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है इसको डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, ये एक श्रेणियों का एक समूह होता है, इसमें जो है कुछ अवलोकन चार्ट बनाते हैं, अवलोकन सूची का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बच्चों की जो है मूल्यांकन करने के उद्देश्य से। तो यहाँ पे जो आंसर है छठे का जो होगा वो तकनीक है अवलोकन। ठीक है, अवलोकन सूची का लिखित प्रश्न से जो है कुछ नहीं होगा, यहाँ पे नहीं, आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होगा तो बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना, बिल्कुल सही है, ये होगा उद्देश्य जो हमें गलत ढूंढना है। तो यहाँ पे परिभाषाएं प्रदान करने की बात कही जा रही है, तो इसको तुरंत काट देंगे। यहाँ पे बाकी सभी यहाँ पे सही होंगे। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, परिवेशीय मुद्दों पर जो है जागरूकता का विकास करना, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन बाकी पर्यावरण अध्ययन में उद्देश्य जो नहीं होगा वो है परिभाषाएं याद कराना, परिभाषाएं प्रदान करना, सूत्र याद कराना, इस तरीके की चीज़ें हमेशा गलत होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट, टैपियोका जिसे हम साबूदाना कहते हैं, और ये टैपियोका ज़्यादातर पाया जाता है, उत्पादन होता है केरल में। और केरल में टैपियोका से बनी हुई जो है सब्जियां खाई जाती हैं, वो किससे खाई जाती हैं, वो नारियल के तेल में पकी होंगी। तो यहाँ पे आंसर तो तुरंत आंसर लगा देंगे आप। देखिए, मैंने भोजन के संबंध में, ठीक है, राज्य कह लीजिए, राज्य के संबंध में एक टॉपिक ऑलरेडी जो है कवर किया है, जिसका मूल उद्देश्य है कि कौन से राज्यों में क्या विशेषता है। तो उसमें कुछ गिने चुने राज्यों के बारे में मैंने आपको बताया, जहां से सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर वीडियो के आखिर में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वीडियो रहता है, और यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी मत जो है गड़बड़ करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पे यह माना जाता है कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, वह रंग है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेक्निकल है।
और ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा सही काला और सफ़ेद। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा। ध्यान रखिएगा, आयोग का दिया हुआ आंसर है, इसमें समझाने जैसा मुझे लगता है कुछ भी नहीं होगा। आपको याद कर लेना चाहिए कि रात में को जो है उल्लू जैसे हैं, चमगादड़ हैं, ये आमतौर पे जो है काला और सफ़ेद देख पाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन जो है बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या जो है पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? तो पेट्रोलियम का उत्पादक नहीं है, मतलब पेट्रोलियम को प्योरीफाई जब किया जाता है, कच्चा तेल को जब प्योरीफाई किया जाता है तो इनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ठीक है, जैसे दूध को फाड़ने पर पनीर निकलता है, और पनीर के बाद जो दूध का फाड़ा हुआ जो पानी होता है, अगर हम उसको सही से प्योरीफाई करें, फिल्टर करें मशीनीकृत से द्वारा, तो उससे हमें जो है और भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो आंसर यहाँ पे 10वें का जो है वो है बी, कोयला जो है प्राप्त नहीं होता। ठीक है, बाकी ग्रीस, डीजल, मोम ये सब प्राप्त होता है, पेट्रोल प्राप्त होता है, डामर जो है वो प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे कोयला प्राप्त नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? इसको रट लीजिए, बहुत बार मैंने क्वेश्चन देखा है ये, इस क्वेश्चन को सीटेट में लेकर के, टेट में लेकर के, दोनों जगह पूछा। तो पर्यावरण के अध्ययन में जो 6 थीम हैं उनके नाम है फूड, शेल्टर जिसे कहते हैं आवास, और हो गया फिर कहेंगे हम वाटर। ठीक है, फिर ट्रैवल है इसमें, तो 4 हो गए। 5 है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, और उसके बाद आखिरी जो है 6वां है परिवार एवं मित्र। ये जो 6 जो है मुख्य थीमों के माध्यम से जो है हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के बारे में जो है विज्ञात कराते हैं। तो आंसर यहाँ पे गलत है, ऑप्शन यहाँ पे बी गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती के लिए विवरण को पढ़ना है और सही ढंग से इसकी पहचान करनी है। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल एक लाइन का है, प्रश्न भी एक लाइन का ही है। ऐसे प्रश्न जो है टेट में थोड़ा कम पूछे जाते हैं, मतलब इतना लंबा नहीं खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत एक सामान्य सा पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो है खेती को जो है क्या कहते हैं, किस अन्य नाम से जाना जाता है, खेती करने वालों को इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक फसल को काटने के बाद खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, या फिर उसमें कुछ नहीं उगाया जाता। इस भूमि में बांस और अन्य खरपतवार जो भी कुछ उगाता है उसे उखाड़ा नहीं जाता, जलाकर काट दिया जाता है। ये राख भूमि को उर्वरक बनाती है और ये भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है। तब इसे हल्का सा खोदा जाता है और भूमि को जोता नहीं जाता, उस पर बीज छिड़क दिया जाता है। तो यह ऐसी प्रकार की खेती को हम किस नाम से जानेंगे? तो इसे कहते हैं झूम कृषि। झूम इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह अपने क्षेत्र की, मान लीजिए ये खेती की गई है, अब इसको छोड़ करके कुछ वर्षों के लिए इसको छोड़ दिया जाता है और उसको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ भी काटा कूटा नहीं जाता, बस जला दिया जाता है और वही जो जला हुआ है वो राख है, वही खाद का रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब दूसरी जगह हम खेती करने लगते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं, तो फिर यहाँ से वहाँ चले गए, फिर यहाँ से वहाँ आ गए 1-2 वर्षों बाद। तो इस तरीके से कृषि जो है सर्कुलेट होती रहती, करते रहते, इससे जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहती है और हमें ज़्यादा खाद जो है इसकी उपयोग नहीं करना पड़ता और जुताई के लिए भी ज़्यादा नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो झूम कृषि इसे कहते हैं। अब ये होती कहाँ है? तो ये भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में होती है। ये पूर्व के जो है राज्यों में ये खेती होती है आमतौर पे, जैसे आप कहें तो असम में है ना, मेघालय, त्रिपुरा, आपको ये झूम कृषि देखने को मिलती है। कुछ आदिवासी इलाके में झारखंड के लोग भी जो है झूम खेती करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीचर जो है प्रत्येक बच्चों को अपने घर की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने के लिए कहता है। बहुत ही क्रिएटिव क्वेश्चन है और अक्सर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। टीचर जो का जो शैक्षणिक अभिप्राय है नहीं है, कौन सा इसमें से नहीं है, मूल उद्देश्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 13वें का जो आंसर है वो ये है कि एक तो यहाँ पे नहीं है, ये देखना है हमें। तो एक तो बच्चों की सृजनशीलता का विकास होता है, बिल्कुल। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, पुनश्चक्रण और ये सब, ये भी है आंसर, ये भी आंसर है। बच्चों को जो है इस रूप में बांटना कि कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय लेना कि भैया बहुत ये बच्चा अच्छा है, इस क्रिएटिविटी से ये हमने डिसाइड किया कि ये बच्चा अच्छा है, ये चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी सभी आंसर है। भाई रद्दी से कुछ सामग्री बनेगी, तो एक तो इससे ये पता चलेगा कि बच्चों को पुनः चक्कर, रिसाइकल, उन चीज़ों का पुनः प्रयोग
और किसी चीज़ में कन्वर्ट कर देना, है ना। कई बार आप देखिए कि कूड़े कचरे में पड़ी हुई सामग्री से जो है बहुत लोग कभी कभी कोई बहुत बढ़िया आर्ट बना देते हैं, है ना। एक आदमी ने जो है कील को दीवार में मार मार के, दीवार में ठोक ठोक करके एक बेहतरीन आर्ट बना देते हैं, उसे नेल आर्ट्स कहते हैं, ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट आर्ट बनाते हैं, तो कुछ नया क्रिएट कर देते हैं। कूड़े से बनाई हुई श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन करना, भाई आप अगर आप बनाएंगे तो उसको दिखाएंगे ताकि दूसरे लोग भी देखें और उससे मोटिवेट हो। लेकिन श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना, ये इसका जो है मूल उद्देश्य अभिप्राय नहीं होगा। आंसर हो गया यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या होनी चाहिए। तो भाषा क्या ऐसी होनी चाहिए जो कठिन होनी चाहिए, या फिर जो है परिभाषाओं पर बल देती हो ऐसी होनी चाहिए, या फिर तकनीक और औपचारिक होनी चाहिए, या फिर जो है बच्चों की भाषा जो है उसके दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, मतलब मातृभाषा से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास ऐसे जानवर देखे जिनके छोटे बच्चे हैं, अपनी नोटबुक में उनका नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन जो है किया गया है। तो यहाँ पे क्या टीचर इस तरीके की एक्टिविटी करा रहा है कि भाई जब घर से आना ना, तो देखना कि आपके आसपास कौन से जो है जानवर आपको दिखते हैं, ठीक है, और उनके बारे में नोट करना, उनके बारे में सब कुछ नोट करना, इस तरीके से कुछ बताया जा रहा है। तो ये वर्गीकरण और चर्चा नहीं कहलाएगा, परिकल्पना व प्रयोग नहीं कहलाएगा, न्याय के लिए सरोकार नहीं कहलाएगा। आंसर हो गया अवलोकन और रिकॉर्डिंग इसको कहेंगे। बट टीचर क्या कह रहा है कि उसको एक तो इससे क्या होता है, एक तो पहली बात इससे क्या होगा, बच्चा जो है आसपास जब चलेगा तो उन चीज़ों पर ध्यान देगा, क्योंकि उसको एक टास्क दिया गया है। तो अवलोकन करना मतलब नकल करना, किसी चीज़ की नकल करना, है ना, रिकॉर्डिंग करना। अब वो क्या करेगा कि आसपास देखता रहेगा। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर एक इंटरेस्ट होता है उस टॉपिक के संबंध में। उसके बाद जब वो किसी चीज़ को देखता है कि अरे ये नहीं, ना 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 ये वाला नहीं, इसको नहीं रखेंगे, दूसरे वाले को देखेंगे, है ना, मान लीजिए इस तरीके से होता है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है अपनी कॉपी में लिख रहा है, इसलिए इसको रिकॉर्डिंग शब्द दिया गया है, ठीक है। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब ये पूर्णतः सूख गया है। अब सीटेट में देखिए इतने बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं है। कुआं था, पानी सूख गया, कुएं में पानी सूखने का कारण बताना है। तो पेड़, कुएं और उसके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से जो है ढक दिया गया है। बिल्कुल सही कारण है कि भाई सीमेंट से अगर आसपास से ढक दोगे तो पानी जो है, बारिश का पानी उसके अंदर कैसे समाएगा। जब समाएगा नहीं तो पानी मिलेगा ही नहीं, है ना, धीरे धीरे सूखता रहेगा। और फिर आसपास जो है मान लीजिए कुएं और सूखने का ये भी कारण हो सकता है कि आसपास बहुत सारे बोरिंग पंप लगा दीजिए, तो जेट पंप लगा देंगे तो सब पानी तो वही खींच ले जाएंगे, तो वहाँ पे भी नहीं आएगा। तो इसका भी एक मूल कारण हो सकता है। प्रत्येक घर में अब नल होने के कारण कोई इसका प्रयोग नहीं कर रहा है, ये इसका नहीं। पानी तो होना चाहिए, प्रयोग नहीं कर रहा है तो क्या हुआ, फिर भी पानी होना चाहिए। तीसरा कारण हो सकता है कि भाई कुएं की हाइट होती है 10 फीट, कुएं की हाइट होती है 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट। पानी पहले ज़माने में क्या है, आज से 30 साल पहले पानी जो है आपको 10 फीट में ही मिल जाता था, 15 फीट में ही मिल जाता था। लेकिन वाटर का इतना भयंकर दोहन किया, और वाटर हार्वेस्टिंग का 1% कोई भी राज्य वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करता है ना। तो जब वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करेगा तो 200-200, 300-300 फुट में पानी निकलता है। झारखंड में तो 400, 500, 600 फुट पे पानी निकलता है, आप समझिए। और कोई भी राज्य वाटर हार्वेस्टिंग नहीं करता। तो इसी की वजह से और जो है डे बाई डे जो है उसका पानी का लेवल नीचे चला जाता है, तो और कुएं में पानी नहीं मिलता। तो ये सब कुछ कारण दिए जा सकते हैं। आंसर यहाँ पे आपको सी गलत देखना है, तो आंसर यहाँ पे सी है, बी गलत है, ठीक है। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, अब ये कोई जानवर किसी दूसरे जानवर के पीठ पे बैठता हो और वो उसको नुकसान ना पहुंचाता हो, एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हो, तो ऐसे फायदे को हम सहजीवी संबंध का नाम देंगे। तो यहाँ पे भैंस के ऊपर बगुला जब बैठता है तो उसकी जो है भैंस के ऊपर जो छोटी छोटी कीड़े होते हैं ना, कील होती हैं, कीले, वो उनको खाता है, पेट भरता है उसका, और भैंस को थोड़ा एक जो इचिंग होती है उसकी वजह से उससे इजात मिल जाती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। गेंडे के ऊपर भी बगुले बैठते हैं,
आप देखिए अभ्यारण्य में जाइए तो गेंडों के ऊपर भी इस तरीके से आपको फोटो देखने को मिल जाएगी, है ना। और वाटर में अगर वाटर एनिमल की बात करें तो बड़ी बड़ी मछलियाँ जो होती हैं जिनके दांत जब वो किसी जानवर को खाते हैं फाड़ फाड़ के, तो उनके दांतों में बहुत सारा जो है मलबा फंस जाता है उस तरीके का। तो वो क्या करते हैं कि मुंह खोल करके खड़ी बैठ जाती हैं, और बैठ क्या मतलब ऑब्वियसली लेटी होंगी जो भी कहती हूँ पानी में जो है। तो छोटी छोटी मछलियाँ उनके मुंह में प्रवेश करके उनको जो है साफ करती हैं, और वो ये बड़ी वाली मछली उन मछलियों को नहीं खाती, जबकि एक सांस में खा सकती है, लेकिन नहीं ऐसा। इसी तरीके से जो है मगरमच्छ भी के साथ भी ऐसा होता है। मगरमच्छ भी जो है पानी से निकलने के बाद मुंह खोल के बैठ जाता है, लेट लेट जाता होगा, बैठ जाता है मतलब मुंह खोले रहता है, और वो जो है अन्य जो है उड़ने वाले जो जीव होते हैं, बगुला हो या कोई भी और हो, वो भी उनके जो है मुख से जो है इस तरीके के कीड़े निकालते हैं। तो ये आमतौर पे क्वेश्चन है, तो बगुला भैंस का एग्जाम्पल की जगह कुछ और भी दिया जा सकता है। ये थोड़ा सा लिंक को ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के ढांचे की जो है जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो देखिए मकान जो गांव में होते हैं, एक तो पहली बात तो कच्चे होते हैं। अब यहाँ पे स्थिति कुछ और है, इसी पे बात करेंगे केवल। तो मकान मजबूत बांस के खंबे पे बने। अब ये यहाँ पे पहला पॉइंट तो ये है कि बांस के खंबे पे बने, इसका मतलब ये कौन से राज्य हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे राज्य होंगे जहाँ पे बांस का उत्पादन ज़्यादा होगा। तो बांस का उत्पादन कहाँ होता है, तो जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, पानी वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। तो हम कह सकते हैं असम, मेघालय, इन राज्यों में जो है इस तरीके के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान जमीन के से लगभग जो है 10 फीट की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की जो छतें होती हैं वो ढालू होती हैं, और यहाँ पे भारी वर्षा होती है। इस प्रकार के जो है किस राज्य की बात हो रही है, तो यहाँ पे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछे इस तरीके से, तो आपको इसका आंसर देना है। एक तो बांस के खंबे वाला पॉइंट याद रखिएगा, और जमीन से 10 मीटर की मतलब जमीन से जो है 10 फुट की ऊंचाई पे 3 मीटर दिया हुआ है, 1 मीटर में 3 फुट होता है, तो 3 3 मन 9, तो 10 फीट औसतन जो है ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। और यहाँ पे भारी वर्षा होती है, तो चूंकि वर्षा होगी तो पानी 10-10 फीट ऊपर आ जाता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए के रूप में दिया जा रहा है, ठीक है। असम इसका आंसर होगा, बाकी सभी राज्य जो है यहाँ पे इस तरीके नहीं है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही बात है। बार बार आपसे कहा जाता है पर्यावरण ही नहीं, चाहे वो हिंदी की क्लास हो, चाहे वो सीडीपी की क्लास हो, या चाहे ईवीएस की क्लास हो, चाहे मैथ की क्लास हो, चाहे संस्कृत हो, परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर किया जाना चाहिए। रटने सीखने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। ये हमेशा करना चाहिए कि भैया बच्चे को रटने पे ज़्यादा ध्यान नहीं, बल्कि बच्चों को स्वयं से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। रचनात्मक कार्य दिए जाने चाहिए, है ना। असेसमेटिव जो है मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और फिर उसका निदान किया जाना चाहिए। इस तरीके के कुछ तरकीब अपनाया जाना चाहिए बच्चे के सीखने के संबंध में, ठीक है। तो बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका दिया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। बाकी यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स थे वो गलत है, सी पॉइंट सही है। बाकी डी को देख लेते हैं। बच्चों को केवल जो है लिखित जानकारी ही देनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा गलत बात है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन जो है सी बिल्कुल सही है, और यहाँ पे सही विकल्प को हमें चुनना है, ठीक है। तो सही विकल्प है केवल सी, मतलब ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा, ये केवल सही है, बाकी सभी ऑप्शंस यहाँ पे गलत हैं, ठीक है। एक ईवीएस टीचर अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है, हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, इस प्रश्न का क्या होगा। तो देखिए एक टीचर क्या कर रही है कि एक टीचर एक क्वेश्चन पूछ रही है और बच्चों से कह रही है कि सोचकर इसका जवाब दीजिए। तो ये अभिसारी प्रश्न तो नहीं है, ये अपसारी प्रश्न है। पहली बात तो यहाँ अपसारी अगर लिखा होता तो आंसर लगा दिया जाए। अपसारी का मतलब होता है सिर्फ प्रश्न का केवल एक उत्तर होगा। अब अपसार का मतलब होता है प्रश्न के कई उत्तर, संभावित उत्तर हो सकते हैं कि भाई हम ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। तो कोई कहेगा भैया हमें बड़ी ठंड लगती है इसलिए महसूस करते हैं, इसलिए हमें ऊनी कपड़े अच्छे लगते हैं। कुछ कह सकता है कि ऊनी कपड़े अच्छे लगते हैं सामान्यतः। गांव के लोग देखिए कोई पैजामा जामा नहीं पहनते, आज भी धोती कुर्ता पहनते हैं गांव में बड़े बुजुर्ग। तो इस तरीके से कुछ हो सकता है। तो ये अपसारी प्रश्न है। विश्लेषणात्मक काल्पनिक प्रश्न जो होता है कल्पना आधारित होते हैं कि सोचिए
कि जो है हनुमान जी इस तरीके से कुछ भी बोल देना हमने, ठीक है। तथ्यात्मक भी जिसमें केवल तथ्यों के बारे में बात होती है, तो यहाँ पे विश्लेषणात्मक आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन का जो आंसर देने की बात कही जा रही है विश्लेषण। अगर यहाँ विश्लेषणात्मक की जगह आपको विश्लेषण हटा के यहाँ अपसारी प्रश्न हो जाता तो अपसारी भी डाल सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसमें विश्लेषणात्मक क्या होता है, तो इसमें बच्चों को जो है आमतौर पर विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है। बच्चे इसमें सोचेंगे, बच्चे इस संबंध में जो है कारण ढूंढेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और फिर उस समझ के जो है अपना जो है उत्तर प्रस्तावित करेंगे, मतलब उत्तर बताएंगे टीचर को, ठीक है। तो इससे बच्चों के अंदर जिज्ञासा, चेतना, सोचने की, तर्क करने की, है ना, ये सारी तरीके के कुछ जो है क्वालिटीज जो है डेवलप होने लगती हैं बच्चों के अंदर, ठीक है। विश्लेषण वाला अगला क्वेश्चन है, जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर चुनना है। अब जोहड़ जिसको देखिए, मैं टॉपिक्स पे क्वेश्चन ज़्यादा बनाता हूँ, मैं पेपर्स तो देता ही देता हूँ। अब आज मैंने हिंदी पेडागोजी अपलोड किया है इससे जस्ट पहले, ठीक है, और इससे अब ये आखिरी जो है मैं ईवीएस अपलोड करने जा रहा हूँ। कल मैं आपको जो है भारत के जो है संबंध में, अगर यूनेस्को के जो है धरोहर से संबंध में क्वेश्चंस दूंगा, और भी जो टॉपिक्स हैं जैसे जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण के संबंध में भी बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस जो है टॉपिक से दिए जाते हैं। तो ये संरक्षण के संबंध में, राज्यों के संबंध में ये टॉपिक मैंने क्वेश्चंस कराया। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, अगर इनमें से कितने लोग जो है इसका क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 21वें का क्या आंसर है, तो यहाँ पे कथन सही चुनना है। ये अशुद्धियों को फिल्टर करता है, बिल्कुल भी नहीं। ये आसपास की कुआं जमीन को पानी इकट्ठा करता है, ये इकट्ठा, ये भी गलत है। यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। देखिए ये एक जन समुदाय जो है, सामुदायिक जो है संरचना मानी जाती है जोहड़, जो कि जो है राजस्थान और हरियाणा का जो है पारंपरिक जल स्रोत माना जाता है, ठीक है। तो ये एक समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, ऑप्शन ए। जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा वही इसका आंसर दे पा रहे होंगे, बाकी सभी ने इसका जो है आंसर गलत दिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को मिस मत करा करिए। आपको ऐसा एक कितने क्वेश्चंस मिलेंगे पढ़ने, अब इसको नोट कर लीजिए कि जोहड़ का संबंध जो है पारंपरिक जल स्रोत से है, फिर कॉमा लिख लो, फिर लिख लो जल संचय प्रणाली से है, वर्षा जल संचय प्रणाली से है, ठीक है, समुदाय आधारित है, ठीक है, बरसात के पानी को रोकने के लिए बनाई गई पारंपरिक सामुदायिक संरचना है। ये सामान्यतः राजस्थान, हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में इस तरीके की संरचना देखने को मिलती है। इस तरीके के पॉइंट्स आप एक टॉप 2 पॉइंट लिख लोगे तो जो है आपके फिर कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, अगर ये फटाक से आएगा, और ये आ सकता है, ठीक है। बहुत समय से ये क्वेश्चन देखा नहीं है मैंने। तो इस तरीके से हमारा ईवीएस का सेक्शन समाप्त होता है, ईवीएस के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। तो आपको आज हमारा जो मैंने आज जो क्वेश्चंस दिए हैं वो आपको कैसे लगे, कमेंट भी कीजिएगा। और आप क्या चाहते हैं कि मैं किस अन्य टॉपिक पे आपको वीडियोस कंप्लीट कर दूं, वो भी मैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल में, मोहित स्टडी IQ सेंटर में, आपको चैनल में जो है मैं सभी प्रकार के जो है स्टडी मटीरियल आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो आप इसको देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।